हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं। अपनी जानें बचाने के लिए सरकारें कोशिश कर रही हैं, देश भर में लोगों की जानें बचाने के लिए। लेकिन अब इसके आगे बढ़ना है। टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, इन सारी चीज़ों की बातें बहुत हो चुकी हैं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैं उन सब से एक और अहम मसला है उस पर बात करूँगा। वो है जीवन के साथ साथ जीविका बचाने की। लाइफ बचा ली और लाइवलीहुड नहीं रहा तो क्या होगा? क्योंकि अगर लाइफ है और लाइवलीहुड नहीं है, जीवन है पर आजीविका नहीं है, तो मतलब नहीं है इसका। अगर आपको ये लगता है कि मैं ये बात अभी करके थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है आप गलत हैं, आप गलत समझते हैं इस बात को। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही समय है। क्योंकि अगर अभी हमने ये नहीं सोचा, कोरोना के बाद देश में जो हालात होंगे, जो भुखमरी, अपराध और आत्महत्याओं का सिलसिला जो शुरू होने का अंदेशा है, उससे जो है वो जो मौतें होंगी वो ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा अंदेशा है कि वो कोरोना से हुई मौतों से कहीं बहुत ज़्यादा होंगी, हो सकती हैं। तो हम मानते हैं कि और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ऐसा ना हो कि भारत के हालात जो है इटली या अमेरिका के रास्ते पर चल पड़े। ऐसा कभी ना हो और वहाँ भी चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन जैसे वहाँ भी सोचा जा रहा है, हमें भी सोचना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही वक्त है ये सोचने का कि इस संकट से, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए सिर्फ एक तरफा लड़ाई काफ़ी नहीं है। सरकार को, हमारी प्रशासन को, हमारे पूरे तंत्र को, सिस्टम को एक चारों तरफ एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि अभी से ये सोचा जाए कि जीवन बचाने के साथ लोगों की हमें आजीविका भी बचानी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमने जीवन बचा भी लिए लेकिन हम उनकी आजीविका नहीं बचा पाए, हमने लाइव्स सेव कर ली लेकिन लाइवलीहुड अश्योर नहीं कर पाए, तो कल को जब हम इस महामारी से निजात पालेंगे, इससे पार पालेंगे, तब जो होगा और जब होने की जो आशंका है, जो बहुत धुंधली नहीं है, वो आज के संकट से कहीं बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। देखिए, जीवन को और जीविका को अलग अलग करके बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। ये दोनों चीज़ें जो है साथ साथ चलती हैं। जीविका नहीं है तो जीवन नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो इसलिए और इसके अलावा ख़ास तौर पर भारत जैसे देश में, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे 1.25 करोड़, 1.25 अरब लोग जो हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के भरोसे जीते हैं, असंगठित क्षेत्र के भरोसे जीते हैं, जहाँ बहुत छोटी छोटी नौकरियां हैं, छोटे छोटे धंधे हैं, ठेले हैं, खोमचे हैं, सड़क पर सामान बेचने वाले हैं, कारीगर हैं, जहाँ लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अगर एक दिन ना कमाए तो अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता है। तो इन सब की जो लाइवलीहुड है, इन सब की जीविका जो है, उस पर ख़तरा मंडरा रहा है। और इनके जीवन पर तो ख़तरा मंडरा ही रहा है, इनकी आजीविका पर भी ख़तरा मंडरा रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनके सर पर भी तलवार लटक रही है। वहाँ भी नौकरियाँ जाने की आशंका है। वहाँ भी जो है तनख्वाहें कम हो सकती हैं,
और हो भी रही हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने अपने कर्मचारियों को कह दिया है कि साहब 40% ले लीजिए, 50% ले लीजिए, इस तरह की चीज़ें तो होना शुरू हो चुका है। तो सिर्फ उनकी ही नहीं सोचनी है, इनकी भी सोचनी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि बाज़ार मजबूत किया जाए। अब जब हम बाज़ार की बात करते हैं तो बाज़ार का मतलब सिर्फ और ये नहीं होता है कि हम व्यापारियों की बात करें, हम फैक्ट्रीज़ की बात करें, उनके मालिकों की बात करें, हम उनकी बात करें जो दुकानें चलाते हैं। नहीं, बाज़ार तो हम आप बनाते हैं। अगर हम ख़रीदेंगे नहीं तो बेचेगा कौन? अगर हमें ज़रूरत नहीं होगी तो बनाएगा कौन? तो बाज़ार जो है वो हमारे आपके कंज्यूमर्स की बदौलत बनता है। और बाज़ार को ही जो है अगर मजबूत होता है तभी कंज्यूमर भी ज़्यादा होते हैं और बेहतर होते हैं, मतलब ज़्यादा खर्च करने वाले होते हैं। और अगर ज़्यादा खर्च करने वाले कंज्यूमर्स हैं तो बाज़ार मजबूत होता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि लोगों के पास काम नहीं है तो वो ख़रीदारी नहीं करेंगे, ख़रीदारी कम होगी तो प्रोडक्शन गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा तो कंपनीज़ बंद होंगी या फिर अपने ख़र्चे कम करने की कोशिश करेंगी। और ये एक साइकिल है जो आगे और नौकरियां जाने की वजह बन सकता है। तो ये ख़तरा है और बहुत ज़बरदस्त ख़तरा है जो इस देश के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे और एसएमईज़ पे, असंगठित क्षेत्र पर और जिनको हम छोटे और मंझले स्तर के उद्योग धंधे कहते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। इस और आर्थिक मंदी जो बन रही है और जो पहले से भी चली आ रही थी, जो अब और ज़्यादा तेज़ी से हमको इस देश को अपनी गिरफ्त में लेते जा रही है, वो मंदी जो है उसकी वजह से बहुत तेज़ी से उद्योग धंधे बंद होने का और नौकरियां जाने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम ये मान लें कि इस ख़तरे को अभी समझने की और इनका उपाय करने की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी या बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं और कह रहे हैं कि फैक्ट्री या मालिक दुकानों की जो हैं वो अपने सभी कर्मचारियों को तनख्वाह दें, और मकान मालिकों से भी कहा जा रहा है कि वो साहब एक आध महीने किराया ना लें अपने किराएदारों से। मान लेते हैं कि मकान मालिक, दुकान मालिक या फैक्ट्री मालिक 1-2 महीने ये सारी चीज़ें मान भी लेता है, लेकिन क्या उसके बाद अगर उसकी और बाज़ार की और हमारी इकॉनमी की हालत नहीं सुधरी तो क्या उसके बाद भी वो इस हालत में रहेगा कि बिना काम के, बिना आमदनी के वो लोगों को तनख्वाह देता रहेगा? ज़रा सोचिए उनका क्या होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ किराए के दम पर ही ज़िंदा हैं, जिनकी आमदनी का अकेला ज़रिया किराया है, अपने घर का एक हिस्सा वो किराए पर उठाकर उससे जो पैसा आता है उससे अपना घर चलाते हैं। तो वो क्या करेंगे जब लोगों के पास आमदनी नहीं होगी? तो कैसे खाएगा, क्या खाएगा, अपने परिवार को कैसे खिलाएगा? ऐसे में जाहिर है कि फिर अपराध बढ़ेंगे। जिनके पास कुछ नहीं है वो छीनेंगे उनसे जिनके पास थोड़ा बहुत कुछ भी है। 30 साल पहले आपको याद होगा जब एक टूटा फूटा सोवियत संघ सामने आया था, सारे देश अलग अलग हो गए थे, अर्थव्यवस्था वहाँ की गर्त में चली गई थी, गड्ढे में चली गई थी बिल्कुल। किसी के पास नौकरियाँ नहीं थी, किसी के पास पैसे नहीं थे। क्या हुआ था वहाँ पे? क्राइम रेट ऐसे तेजी से बढ़ा था, कुछ पूछिए मत। तो या तो क्राइम रेट बढ़ेगा एक तरफ,
दूसरी तरफ बहुत सारे लोग टूट जाएंगे इस मंदी से और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, तरह तरह की बीमारियां घेर लेंगी उनको। आप सोचिए, आपको याद होगा 2008 में जब अमेरिका में ज़बरदस्त मंदी आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था। 2008 से 2010 के बीच में 2 सालों में अमेरिका में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने, और सिर्फ आर्थिक वजहों से। कुछ करोड़पति थे जो सड़क पे आ गए थे, किसी के पास बड़े बिजनेसेस थे लेकिन ब्याज देने का पैसा नहीं था, दबाव ज़बरदस्त था, और कुछ ऐसे भी थे जिनका अपना और अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा था जिनके लिए। तो वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। और इतना दूर जाना तो दूर की बात है, अपने महाराष्ट्र को ही ले लीजिए। वहाँ पे किसानों की आत्महत्याओं की कहानी जो है कोई बहुत पुरानी नहीं है, लगातार आ रही है, पिछले कुछ सालों से आप देख ही रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अभी से लोगों की रोज़ी रोटी की चिंता की शुरू करना बहुत ज़रूरी है। आज से ही लोगों की रोज़ी रोटी की चिंता करना शुरू करना होगा। हालांकि चिंता है, लेकिन चिंता दूर करने के उपाय अभी तक न दिख रहे हैं और न सामने आए हैं। और मैं मानता हूँ कि इस तरह के उपाय जो होंगे उसकी शुरुआत जो है बाज़ार में जो भयानक मंदी है उससे निपटने की कोशिश से ही होनी चाहिए। क्योंकि कोरोना के बाद का जो भविष्य है, जिसे आफ्टरमाथ ऑफ कोरोना कहें, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। और बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं और फिनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना यही है। अभी गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, इसमें भारत की जो जीडीपी है वो गिरकर 1.6 तक जा सकती है। ऐसी एक हमारे भारत सरकार में वित्त सचिव रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, काफ़ी आदर है उनका, उनकी राय का लोग आदर करते हैं, सुभाष चंद्र गर्ग साहब। उनका कहना है कि 50% से ज़्यादा आर्थिक गतिविधियां ठप होने की वजह से जीडीपी में केवल 1 महीने में 6% की गिरावट आ सकती है। और एक भारत सरकार के एक और मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं अरविंद विरमानी साहब, वो कहते हैं कि अगर ये लॉकडाउन जो इस समय चल रहा है वो मई में खिंच गया, मई तक चला गया, तो देश की जीडीपी जो है वो 9% तक गिर सकती है। तो ये सब आंकड़े जो है ये चिंता के बायस बनते हैं। अब देखिए, जो उद्योग व्यापार हैं सारे, उनके संगठन हैं, वो सब पैकेज, मदद, सहायता, राहत की बातें कर रहे हैं। अभी एसोचैम ने ही सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने $200 मिलियन मांगे हैं। उसने कहा है कि बस आप बाज़ार में तेज़ी लाने के लिए उद्योग धंधों को जो है, जो बिजनेसेस हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो प्रोडक्शन है, उसको ठीक करने के लिए, कम से कम उनको उस लेवल पे लाने के लिए जहाँ पे वो स्टेबल अगर नहीं हो तो स्टेबल होने की तरफ बढ़ सके, उसके लिए इससे कम से कम इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत है और जो सरकार को एलोकेट करना चाहिए। तो अगर ये होगा तभी मुझे लगता है कि उद्योग धंधे और बाज़ार की हालत सुधरेगी। मंदी से हमें अगर पूरी तरह से नहीं निजात मिलेगी तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, और नौकरियां जाना जो एक बहुत बड़ा ख़तरा है उससे हम जो है शायद बाहर आ पाएंगे। तो सरकार को जो है अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। मालूम है, सबको मालूम है कि सरकार कोरोना के नियंत्रण पर पूरी तरह जुटी है और
जो कर रही है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, उस पर किसी को भी शक नहीं है। और पूरा देश उन सरकार के साथ में है। सरकार जैसा कर रही है लोग वैसा ही कर रहे हैं। इसमें कहीं भी जो है सरकार के साथ में किसी की नाइत्तेफाकी नहीं है। और लेकिन सरकार ने अभी तक कोरोना के नियंत्रण से बाहर या उसके आगे एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। वो जो रोज़ हो रहा है उससे निपट रही है। उससे निपटना ठीक है, निपटना ही है, लेकिन एक तंत्र है हमारा, पूरा सरकार है, उसमें मंत्री हैं, 100-200 विभाग हैं। सारे लोगों को एक ही काम क्यों करना है? कुछ लोगों को इस पर लगाया जाना चाहिए कि वो आगे की भी देखें। मैं कहता हूँ कि सिर्फ बाज़ार की बात नहीं करते हैं, कोरोना से निपटने की जो तैयारियां हैं उसमें भी 4 कदम आगे बढ़ कर के जो सोचें। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आज की सोच रहे हैं, हम 4 कदम आगे की नहीं सोच रहे हैं। तो हमें आज की तारीख में ये ज़रूरी है कि 4 कदम और 8 कदम आगे बढ़कर सोचें। सरकार ने पैकेजेस दिए, 2,25,000 करोड़ का एक दिया, जिसमें गरीबों को, किसानों को, मज़दूरों को, इन सारे लोगों को जो है वो कैश ट्रांसफ़र की बात कही गई है। एक अभी 15,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज और अभी ऐलान किया गया है, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए काम आएगा। ये सब ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब मोदी जी की सरकार को इसके आगे की रणनीति बनाने और उसको अमल में लाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर हम अभी अर्थव्यवस्था की तरफ गंभीरता से नहीं देखेंगे तो हमें आगे बहुत भारी पड़ सकता है। हमें ये फ़ौरन तय करना होगा कि ये जो हमारी डूबती उतराती हुई इकॉनमी है, जो थपेड़े खा रही है समुंदर में, उसको हम कम से कम जो है ऐसा करें कि उसको किनारा दिखता रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि जब तक हम तैयार होके आए नाव लेकर के और बोट शिप लेकर के, तब तक उसकी सांसें उखड़ जाए और वो डूब जाए। तो इसलिए जो करना है अब करना शुरू कर देना चाहिए। नमस्कार।